सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण बहुत कुछ अव्यवस्थाएं हो गई है। विद्यालय बंद है, ऑनलाइन पढ़ने की जो व्यवस्था की गई है, तो आप घर पर रह कर के पढ़िए। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हूँ, संख्या ज्ञान। छोटी क्लासों से ही इसकी जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। और छोटी क्लास की बात नहीं है, ये बहुत से टॉपिक हैं जो छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं तक काम आते हैं और आगे कंपटीशन में भी काम आते हैं। तो इनकी आधारभूत जो जानकारियाँ हैं, मूल जो चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें भूलने के लिए नहीं होती। जो टॉपिक जिस क्लास में लग जाए उसको वहीं क्लियर करो, क्योंकि आगे से आगे जो टॉपिक है वो बढ़ते जाते हैं, उनका स्वरूप बढ़ता जाता है, लेकिन मूल जो उनकी जानकारी हैं वो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तो आगे दिक्कत आती है। तो आप इन मूल चीज़ों को दिमाग में बिठाएं, घर पर रहकर अध्ययन करें। इसके अलावा और भी बहुत से गुरुजन आपके पास वीडियो भेजते हैं ऑनलाइन, आप उनको देखिए। फालतू के गेम खेलने से अच्छा है कि आप अध्ययन सामग्री के जो वीडियो हैं, जो बार बार सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आपके पास भेजे जा रहे हैं, उनको घर पर रह करके देख। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या ज्ञान से। सबसे पहली बात है, प्राकृत संख्याएँ कौन सी है, पूर्ण संख्याएँ कौन सी है, पूर्णांक कौन से हैं, परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है, भिन्न संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है। तो इनके बारे में जानकार लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्राकृत संख्याएँ। तो जो संख्याएँ हम लिखते हैं, काम में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएँ हैं। इनको नेचुरल नंबर n से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जो सारी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इनको n से लिखते हैं। दूसरी बात, पूर्ण संख्याएं कौन सी है। अगर प्राकृत संख्याओं में 0 भी शामिल कर लिया जाए, 0 से शुरू करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ये चलती रहती है, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इनको W से लिखते हैं। अब आती है बात पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक चलती है। और इधर दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4 ये आगे अनंत तक चलती है। तो 0 शामिल करके 1 2 3 4 5 और माइनस में भी 1 2 3 4 5, ये सारी जो संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब आप समझ गए। एक बार दोबारा देखिए, प्राकृत संख्या कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्या, इनमें 0 भी शामिल कर लो, 0 से शुरू कर दो, तो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, और 0 से वापस उल्टा -1 2 3 4 5, तो ये सारी मिलाकर ही पूर्णांक कहलाती है। समझ गए। अब बात आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, परिमेय संख्या वो है जिसको p/q रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में कोई भी संख्या है, p/q का मतलब होता है एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। ये वो p का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही q का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 7 8। यानी अगर मैं लिख दूं 7/3, तो ये p/q रूप में है, बटा रूप में है। ये 7/3 जरूर नहीं है, ये कोई भी संख्या ले लो आप, 9/8 कुछ भी ले लो आप, 11/35 कुछ भी ले लो आप। यानी बटा रूप में जो होती है, बटा रूप में p/q, है ना, वो सारी की सारी संख्या बटा रूप में जो होती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ एक शर्त है कि q जो है, q ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी 7/3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7/0 ये परिमेय नहीं है। 25/0 ये परिमेय नहीं है। समझ में आ रही है।
नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या फ़र्क है, एक बार देख लीजिए। 0/8 लिखूं और 8/0 लिखूं, तो अब ये 0 हो गया, तो इसका मान आ गया अनंत, इन्फिनिटी। इसको इस तरह के निशान से व्यक्त करते हैं, इन्फिनिटी, अनंत। तो इसका मान अनंत आएगा और इसका मान आएगा 0, इसका मान आएगा 0। तो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी है, 0/1, 0/2, 0/10, 0/25, 0/50 कुछ भी है, तो वो 0 ही मान आता है उसका। और अगर नीचे 0 हो जाता है कोई भी संख्या के, 8/0, 10/0, 25/0, नीचे 0 हो जाता है तो उसका मान अनंत आता है। ये चीज़ है। तो जब ये अनंत हो जाता है, यानी नीचे 0 आ जाता है, तो फिर इसको परिमेय संख्या नहीं कहते। मतलब क्यों की जगह 0 नहीं आना चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ये एक शर्त है। बाकी p/q रूप में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का मिश्रण ही होता है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जिनको p/q रूप में नहीं लिख सकते। जैसे ये पाई बोलते हैं, इसका मान 22/7 है, लेकिन ये भी वास्तविक मान नहीं है, एकदम एक्यूरेट जिसको बोलते हैं वास्तविक वो नहीं है, ये लगभग तय किया मान है। तो ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या होती है। एक जो अशांत दशमलव की संख्याएं होती है इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, यानी 1.3, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, ये समाप्त नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये अपरिमेय संख्या है। अशांत कैसे, इसको उदाहरण से समझिए। तो देखिए, बट्टे का मतलब था इसको भाग रूप में देना। तो ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 1 कम 2 बच गया 1। यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, भाग तो देना आता है ना, तो दशमलव लगा लेंगे, उसके बाद 0 उतार दिया, 10 हो गया, तो 2 5 या 10। अब ये ख़त्म हो गया यहाँ, और इसका फिक्स एक निश्चित उत्तर आ गया 1.5, तो 1.5। तो 1 के बाद दशमलव के बाद ये अंक शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं मतलब। अब दूसरा उदाहरण देखिए। अब इसको देखिए, 4/3 है, तो इसको 4 को 3 से भाग देंगे, 4 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 1 का 3, बच गया 1। अब यहाँ दशमलव लगा दिया, 0 उतार सकते हैं, ये 0 उतार ली, तो 3 3 9, फिर बच गया 1, 10 में से हो गया 1 बच गया। अब भाग नहीं जा रहा, ऊपर दशमलव लगाया हुआ है, फिर से 0 उतार सकते हैं, तो 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 9, फिर 1 बच गया, तो ये 3 3 3 3 जाता ही रहेगा, ये भाग 1 बचता ही रहेगा हमेशा। तो ये दशमलव के बाद ना जो अक्षर ये 3 3 आता ही रहता है, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अब बात आती है भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। परिमेय संख्या भी बटा रूप होता है और भिन्न भी बटा रूप ही होता है, तो ये एक ही बात है, बटा रूप। जैसे 11/9 है ना, 3/5, ये जो बटा रूप है ये परिमेय संख्या है, और भिन्न है वो भी क्या है, बटा रूप को ही भिन्न बोलते हैं। अब भिन्न वो है ना, उसको 3 तरह से देखते हैं भिन्न संख्याओं को, वो देखो। एक है उचित भिन्न, एक है अनुचित भिन्न, एक है मिश्र भिन्न। तीनों को देखिए। उचित भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न वो होती है जिनमें ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की बड़ी हो। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो जिस संख्या में अंश छोटा होता है, अंश क्या होता है? छोटा, और हर क्या होता है? बड़ा। तो ऐसी संख्याएं हैं उनको उचित भिन्न कहते हैं। कैसे? जैसे अंश को छोटा लो आप 3 ले लो और हर बड़ा ले लो 5, तो ये जो है ये है उचित भिन्न। समझ में आई? क्या होती है उचित भिन्न? जिसमें ऊपर की संख्या यानी अंश वो छोटा हो और नीचे की संख्या यानी हर बड़ा हो।
और उदाहरण देख लो, 1/6, 1/3, 2/5, 7/9, 11/13। मतलब नीचे वाला जो बड़ी होती है और ऊपर वाली छोटी होती है, तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो उचित भिन्न में है, इनको उचित भिन्न कहते हैं। समझ गए उचित। अब है अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न इसी का उल्टा कर लो, इसमें अंश जो ऊपर वाली संख्या वो बड़ी होगी और हर नीचे वाली जो संख्या वो छोटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर वो बन जाती है अनुचित भिन्न। कैसे? अगर 3/5 की जगह मैं लिख दूं 5/3, तो इसमें ये ऊपर वाली बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, हर छोटी है, तो ये है अनुचित भिन्न। अब इसी को ऊपर 11 लिख दो, नीचे 9 कर दो, तो नीचे वाली जो हर है वो छोटी हो रही है, अंश बड़ी है, तो अंश बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है, अनुचित भिन्न। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको मैं लिखता हूँ 13/17, तो ये क्या है बताओ? ऊपर वाली छोटी है ना, ऊपर वाली छोटी होती है तो उचित भिन्न होती है, बस ऊपर वाली छोटी उचित भिन्न। अब अगर मैं 17/13 लिख दूं तो अब नीचे वाली छोटी है, ऊपर वाली बड़ी हो गई, तो ये होगी अनुचित भिन्न। अब समझ गए दोनों को, उचित और अनुचित। थोड़ा दिमाग में बिठाओ तसल्ली से, आराम से। ऊपर वाली जो संख्या है वो छोटी होती है ना, तब तो वो उचित भिन्न होती है, और ऊपर वाली बड़ी हो गई तो वो होगी अनुचित भिन्न। अब एक बात आती है मिश्र भिन्न। वो देखो, मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होता है और इसके साथ एक उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न। जैसे 1/3 ले लो, ये उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि ऊपर अंश जो है वो छोटा है, तो अंश छोटा होता है वो उचित भिन्न होती है। तो एक तो पूर्णांक आ गया, पूर्ण अंक, और एक उचित भिन्न आ गया। ये जो मिश्रित रूप है इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। यानी इसको यूं बोलेंगे 1 सही 1/3। एक और देखो, अगर ये आ गया जिसमें एक तो पूर्ण अंक है और एक दूसरा साथ में क्या है, उचित भिन्न है, तो इसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। इसको कैसे बोलेंगे? 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। तो इसको साधारण भाषा में बोलते हैं सही बटा। 2 सही 1/3, तो सही बटा। और सीधे लिखेंगे तो इसको बोलेंगे बटा। 7/3, 7/3, 7/3। और अगर यूं साथ में लगा दिया तो ये है 4 सही 7/3, तो ये सही बटा हो जाता है। तो जिसको सही बटा बोलते हैं ना, वो मिश्र भिन्न है। समझ में आई मिश्र भिन्न? जिसमें एक पूर्णांक होता है और दूसरा साथ में क्या है, उचित भिन्न होती है। इसमें एक पूर्णांक हो गया और बाकी क्या है, साथ में उचित भिन्न है। ऊपर अंश छोटा, हर बड़ा, तो ये उचित भिन्न आ गई साथ में। तो इसको क्या बोलेंगे? 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, तो सही बटा। इसको सही बटा बोलते हैं सामान्य भाषा में, और इसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। चलो मिश्र भिन्न को हल करना और सिखा देता हूँ साथ में। तो मिश्र भिन्न कोई भी है उसको हल करेंगे। कोई भी मिश्र भिन्न ले लो, तो उसको हल करने का तरीका है, इसको इससे गुणा करो। 3 दूनी 6, एक ऊपर जोड़ दो 7, 7/3, ये वापस नीचे आ जाता है। दोबारा देख लो, इसको इससे गुणा होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ये बटा में आ ही जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। इसको देख लो, 5 तिया 15, 16 17, ये हो गया 17/5। ये देखो 3 एकम 3, एक जोड़ दिया 4, तो 4/3। इसको करो, 4 तिया 12, 13 14, तो ये हो गया 14/3। तो मिश्र भिन्न को हल करना सीखे। अब बात आती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक का भाग चला जाए और खुद उस संख्या का भाग चला जाए, और उसके अलावा कम से कम एक संख्या का और चला जाए, ये भाज्य संख्या ही होती है। जैसे 4 देखो, 4, इसमें एक का भाग जाता है, 4 में जाता है ना, 1 चौका 4, वापस
किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वो संख्या वही आ जाती है। 1 से भाग दो किसी को, वही संख्या आ जाती है। जैसे 8 में 1 का भाग दे दो तो 1 8 8, वापस 8 आ गया ना। तो 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो 1 का तो सभी में भाग चला जाता है। और दूसरी बात, खुद का खुद में तो भाग चला ही जाता है। जैसे 4 में 4 का तो भाग जाएगा ना, 4 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 1 का 4। 9 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 1 का 9। 25 में 25 का भाग चला जाएगा, 25 1 का 25। कहने का मतलब है कि 1 का भाग तो सभी में जाता है, हर संख्या में 1 का भाग चला जाएगा, और खुद का खुद में भाग जाता ही है। इसके अलावा एक संख्या और 1 2 3 कितनी का भी जा सकता है, लेकिन कम से कम एक संख्या और हो तो फिर वो भाज्य संख्या होती है। तो 4 में देखो, 4 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 1 चौका 4, और 4 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 4 1 का 4। तो 1 का भी भाग चला जाता है, खुद 4 का भी चला जाता है। तो 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 1 का तो सभी में जाता है ना, और 4 का 4 में भी जाएगा, खुद की संख्या का खुद में भाग तो जाता ही है। तो 2 चीज़ होगी। अब और देखो, और किसी का भाग जाता है इसमें? हाँ, 2 का जाता है। देखो इधर 4 में 2 का भाग चला जाता है, 2 दूआ 4, ठीक है, ये भाग चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें 1 का और खुद का, ये 2 छोड़ दो, क्योंकि तो जाएंगे 1 का भी जाएगा, खुद का भी जाएगा। इनको छोड़ करके किसी भी एक संख्या का और चला जाए तो वो संख्या भाज्य होती है। तो ये 4 भाज्य संख्या है। 18 देखो, 18 इसमें 1 का भाग जाएगा, 1 का तो सभी में जाता है, ठीक है, और खुद का खुद में जाता ही है। तो ये तो नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। किसी भी संख्या में 1 का भाग जाएगा और खुद का जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या का जाता है क्या? जाता है तो वो भाज्य है। तो इसमें 18 में 1 का भाग जाएगा और खुद 18 का भी चला जाएगा। 1 का तो मैंने कह दिया, करके दिखाया था पहले, 1 1 का 1, फिर 8 उतार लिया तो 1 8 8, तो कुल मिलाकर 1 18, 1 कम 18, तो 18 वापस वही संख्या आ जाती है ना 1 का भाग देने से। अब बात आती है 18 का 18 में, 18 का 18 में भी भाग चला जाता है, 18 1 का 18, तो ये 1 आ गया। तो इनके अलावा और देखो, और भाग जाता है 18 में, हाँ 2 का जाता है। कैसे? 18 में 2 का भाग दे लो, 2 निम्मा 18, ये 9 आ गया ना। तो 18 में 3 का देख लो, 3 छिक्का 18, 3 का भी गया, तो 3 का भी जाता है। अब 4 का देखो, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 6 का चला जाएगा। 18 में 6 का, 6 तिया 18, तो 6 का भी चला जाता है। फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा। 18 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 दूना 18, तो 9 का चला जाएगा। अब देखो आप, ये जो संख्याएं हैं इन सब का 18 में भाग जाता है ना, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब अभाज्य समझो एक बार, ये 3 क्या है? भाज्य है या अभाज्य है? बताओ। देखो दोबारा सुनो, भाग जाता है ना दूसरी संख्या का तो भाज्य है, और भाग नहीं जाता तो अभाज्य है। सीधी सी बात है। भाग जाता है ना दूसरी संख्या का तो भाज्य है, और नहीं जाता भाग तो अभाज्य है, नहीं जाता तो अभाज्य है। अब यहाँ 1 का तो भाग जाएगा, तो ये कोई शर्त नहीं है, क्योंकि 1 का तो सारी संख्याओं में जाता है। फिर खुद 3 का 3 में जाएगा, तो हर एक संख्या का अपने में तो भाग जाता ही है। तो इनको छोड़ दो, किस किस को? एक तो 1 को छोड़ दो, एक खुद को छोड़ दो, ये 2 चीज़ें। 1 को छोड़ दो, 1 का तो भाग जाएगा, खुद को भी छोड़ दो, खुद का खुद में जाता ही जाता है, ठीक है। इन 2 को छोड़ दो, बाकी भाग जाता है क्या कोई संख्या का? जाता है तो भाज्य है, नहीं जाता तो अभाज्य है। तो इसमें देखो दूसरी चीज़ का भाग जाता है, किसी का नहीं जाता। 1 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा,
इसके अलावा और किसी का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये है अभाज्य संख्या। अब आप समझ रहे हो क्या भाज्य और अभाज्य को? चलो मुझे 17 बताओ क्या है, भाज्य है या अभाज्य है? तो भाज्य भाग चला जाए वो, अभाज्य भाग नहीं जाए वो। तो देखो इसमें किसी का भाग जाता है, अब आप कहोगे एक का जाता है, एक को छोड़ो आप, है एक का तो सारी संख्याओं में जाता है। 17 का 17 में, हाँ तो वो खुद का खुद में तो जाता ही है, एक खुद को भी छोड़ दो, 17 को छोड़ दो, 17 का 17 में तो जाएगा ही जाएगा। इन दो को छोड़ो, एक को और खुद को, बाकी बताओ और कोई जाता है? 2 का भाग जाएगा इसमें, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा। तो फिर ये है अभाज्य संख्या। समझ आई बात? 9 क्या भाज्य है? हाँ कैसे? एक का तो भाग जाता ही जाता है, उसको छोड़ो, और खुद का खुद में, 9 का 9 में खुद में, ये तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा देखो 9 में 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9 जाता है ना, तो फिर ये भाज्य संख्या है। इन संख्याओं को देखो, 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, 3 में 3 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता, 5 में 5 का जाता है और किसी का नहीं जाता, 7 में 7 का जाता है और किसी का नहीं जाता, 11 में 11 का जाता है और किसी का नहीं जाता। तो खुद को छोड़ दो, इन खुद को, और एक को छोड़ दो, एक का तो सभी में जाता है, उसको छोड़ दो, और किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता, इनमें भाग किसी का नहीं जाता। तो ये सारी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य। अब एक छोटी सी बात है, अभाज्य से लेकर 100 तक जो गिनती है, 100 तक, उनके बीच में 25 कुल अभाज्य संख्याएं हैं, गिनी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो मैंने यहाँ लिख दी, आगे और भी है। तो वो संख्याएं छांट लो 1 से लेकर 100 तक, जिनमें एक को छोड़ करके और खुद को छोड़ करके और किसी का भाग जाता ही नहीं, वो अभाज्य संख्या है। और एक को और खुद को छोड़कर दूसरी का भाग चला जाए तो वो भाज्य बन जाती है। अब समझाइए आपके भाज्य और अभाज्य। एक का भले ही आप किसी में भाग दे दो, 3 में भाग दे दो एक का, तो 1 तिया 3, तो वापस 3 आ गया ना, 1 7 7, तो वापस 7 आ गया ना, 1 निम्मा 9, तो वापस 9 आ गया ना, 1 दूआ 2, फिर 5 उतार लिया, तो 1 पंजा 5, तो वापस 25 आ गया ना। तो एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या फिर आ जाती है। अब बाकी बजाय गुणा देख लो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगी। अब 7 को 1 से गुणा करो तो 7 1 का 7, 12 को 1 से गुणा कर दो तो 12 1 का 12, 15 को 1 से गुणा करो तो 15 1 का 15। अब बात आती है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर आप 2 को 0 से गुणा कर दो तो 0 आएगा, 8 को 0 से गुणा कर दो तो 0 आएगा, किसी भी संख्या को 25 को 0 से गुणा कर दो तो 0 आएगा। तो ये बात दिमाग में रखो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आती है। एक बार मैंने क्लास में बच्चों को पूछा, तो मैंने यूँ पूछा, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी का नाम लेते ही लड़के बड़ी ढूंढने लगे और इसको बोल दिया कि ये सबसे बड़ी है, 100 उत्तर लिख दिया, 100 उत्तर। फिर मैंने उनको याद दिलाया कि देखो कोई भी संख्या है उसको 0 से गुणा कर देते हैं तो 0 ही आता है। तो 5 को 0 से गुणा किया, क्या 0 आ गया। 17 को 0 किया तो क्या आया? 0 ही आ गया। 275 को 0 से गुणा करो, 0 ही आ गया। तो ये तो सारी 0 ही बन गई ना, इनमें छोटी बड़ी कहाँ हुई? और ये 0 पड़ी है तो कोई बड़ी नहीं है इनमें। अगर यहाँ मैं एक ऑप्शन देता कि 1 तो सबसे बड़ी ये थी, वो लड़के 275 को देख लेते हैं, आगे गौर नहीं करते कि देखो कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ 1 बड़ी है, सबसे बड़ी 1 थी, बाकी तो 0 हो रही है, 0 से गुणा करते हैं तो। ये प्रश्न देखो, अभाज्य संख्याएं छांटिए तो 0 भाज्य अभाज्य नहीं है। 1 को भी ध्यान दो, ना ही तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य। तो 1 क्या है?
भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, एक है। और 2 क्या है, अभाज्य है। और 4 तो भाज्य है, इसमें तो भाग जाता है दूसरी संख्याओं का, है ना। और 2 में तो 1 का और खुद का छोड़ करके भाग किसी का नहीं जाता, इसमें 1 का और खुद का छोड़कर भी 2 का जाता है। तो ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। इस प्रश्न को देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अगर अभाज्य किसी ने याद नहीं किया हुआ या दिमाग से निकल गया तो उसके तो ये प्रश्न सिरदर्द बन जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या करेगा वो, सोचता रहेगा, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहली बात तो 1 को तो ना भाज्य माना गया ना अभाज्य, इसको छोड़ो। फिर 2, यही है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। 3 भी अभाज्य ही है, लेकिन 3 से छोटी तो 2 आ गई ना। और 4 तो अभाज्य है ही नहीं, ये तो भाज्य है। भाज्य कैसे है कि इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 4 का खुद का चला जाएगा, इनको छोड़ो। लेकिन इसके अलावा 2 का भी तो भाग जाता है ना, 2 दूआ 4, तो फिर ये 2 का भी चला गया, तो ये भाज्य संख्या बन गई। नहीं जाता तो अभाज्य होती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना, बाद में बड़ा होने के बाद में कंपटीशन में भी ये बातें काम आती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक चीज़ और देखिए, वो 2 एक अकेली संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम और विषम तो जानते होंगे ना आप। सम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सम संख्या होती है। और विषम कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का चला जाता है, 6 में 2 का चला जाता है, 8 में चला जाता है, 9 10 में चला जाता है, 12 में चला जाता है, 14 में चला जाता है। इन सब में 2 का भाग जाता है ना, तो ये सम संख्या यही है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ये सारी सम संख्याएं हैं। 2 का भाग जो जाता है जिसमें, वो सारी सम है। लेकिन ये तो हम देख लेंगे 2 4 6 8 10। लेकिन बड़ी संख्या हो तो कैसे छांटेंगे, सम है कि विषम है। जैसे हमें क्या पता लगे कि ये सम है या विषम है, इसमें 2 का भाग दे दो, भाग पूरा पूरा जाता है, शेष नहीं बचता, तो ये सम संख्या है। लेकिन भाग देंगे तो टाइम लगेगा ना, बड़ी संख्या है। तो क्या करें, एक निशानी है कि 2 के पहाड़े वाली संख्याएं देखो, 2 4 6 8 और 10 का 0 ले लेते हैं। तो इतनी संख्या ये उस संख्या के अंत में अगर मिल रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या सम हो जाएगी। कैसे, इसके अंत में 8 है ना, ये रहा 8, तो ये पूरी संख्या, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये सम संख्या है। अब बताओ 2936, ये सम संख्या क्या, भाग दे के देख लो, 2 का पूरा पूरा चला जाएगा, भाग तो सम है, और पूरा नहीं जाएगा तो विषम है। लेकिन पूरा भाग देकर देखेंगे टाइम लगेगा ना। तो आखिरी अंक देख लो, आखिरी अंक ये 6, तो इनमें है क्या, ये रहा। तो इस पूरी में 2 का भाग चला जाएगा, तो ये पूरी सम संख्या है। तो सम संख्या की निशानी कैसे पता लगेगी, कितनी बड़ी संख्या हो, हजारों में, सैकड़ों में, उसके अंत वाला अक्षर देख लो, 2 4 6 8 और 0 अगर है तो वो सम संख्या है। 3961, ये सम है कि विषम है, भाग दे के देखेंगे 2 का तो टाइम लगेगा। यहाँ देख लो बस, 2 4 6 8 0, इनमें से नहीं है ना, नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं है। तो 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। एक बार इनको भी समझ लो, अभाज्य और विषम में क्या अंतर है। विषम जो संख्या है वो है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या है, 2 का पूरा पूरा नहीं जाता। और अभाज्य वो संख्याएं हैं जिनमें 1 और खुद को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाता। इधर देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य। अब ये जब बेसिक नॉलेज नहीं है, याद किया हुआ नहीं है या भूल जाते हैं, तो ये प्रश्न बड़ा सिरदर्दी बन जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी नाम लेते ही फिर ये तो लोग करेंगे नहीं, इनमें ये बड़ी दिख रही है ना, बच्चे लोग इनमें ही देखते हैं ये बड़ी दिखती है, जबकि यही उत्तर है सही इसका।
सबसे छोटी भाज्य यही है। कैसे? इसको तो ना भाज्य माना गया ना अभाज्य माना गया, ये अभाज्य है और सबसे छोटी है अभाज्य। हमें तो भाज्य देखना है ना, 3 भी अभाज्य है और 4 भाज्य संख्या है। शुरुआत 4 से होती है भाज्य संख्याओं में, तो 4 से छोटी और कोई नहीं है जिसमें किसी और संख्या का भाग जाए। 1 में 1 का चला जाएगा, 2 में 2 का चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा, 3 में 3 का चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, लेकिन और किसी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता। 4 ही वो संख्या है जिसमें 1 का भी जाएगा, खुद 4 का भी जाएगा और 2 का चला जाएगा। तो 1 को और खुद को छोड़कर दूसरी का जाता है ना, वो भाज्य होती है। तो शुरुआत भाज्य की यहाँ से होती है। तो सबसे इसके बाद और मिल जाएंगी, इसके बाद 6 मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी, लेकिन छोटी तो यही है ना, इससे छोटी और नहीं है भाज्य। तो अब 6 में 1 का चला जाता है, खुद 6 का चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है। तो 4 से बड़ी तो बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन वो कह रहा है सबसे छोटी भाज्य तो यही है। तो छोटी छोटी बातें थी, इनको दिमाग में रखना है। और अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो इसी वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी दिखाइए। घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए। बार बार हाथों को धोइए और कोरोना का ध्यान रखिए। घर में रहकर अध्ययन कीजिए। जय सरस्वती माँ, जय भारत।